दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आप मेरी वीडियोज को क्रम से देख रहे होंगे तो शायद ही ऐसा कोई टॉपिक बचेगा जो आपसे ज्योतिष शास्त्र में आता नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले पार्ट से देख कर आइए, क्योंकि क्रम से देखने में ही आपको ज्योतिष में मज़ा आएगा और समझ में आएगा कि ज्योतिष ऐसे ही कह देने वाला एक सामान्य विषय नहीं, अपितु ये एक विज्ञान है जिसमें जितना घुसा जाए उतना ही कम प्रतीत होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित कुमार, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। आज हम मकर लग्न की कुंडली को लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हम धनु लग्न के बारे में बात कर चुके हैं। ये है लग्न ग्राफ। लग्न ग्राफ वो जो आपके स्वभाव, चरित्र और व्यक्तित्व का विश्लेषण करता है। लग्न ग्राफ से ही संपूर्ण जीवन का फलादेश किया जा सकता है। लग्न ग्राफ से ही आपके शुभाशुभ फलों की जानकारी मिलती है। किसी भी जातक के जन्म के समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति जो ब्रह्मांड में होती है, एज इट इज वैसी ही स्थिति जहाँ फिट हो जाए वही लग्न ग्राफ होता है। इसलिए आपको लग्न ग्राफ को ही महत्व देना चाहिए और उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करना भी आना चाहिए। इस लग्न ग्राफ से हम पॉजिटिव और नेगेटिव ग्रह निकालते हैं। पॉजिटिव ग्रह वो जो आपको हर परिस्थिति में अच्छे ही परिणाम देते हैं और नेगेटिव ग्रह वो जो आपके किसी भी कंडीशन में गलत ही परिणाम देंगे। अगर आपको अपने लग्न ग्राफ के अनुसार यह कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो आप कुंडली कैसे सीखें सीरीज को देख सकते हैं, जिसको हमने अपने चैनल पर अभी स्टार्ट किया है। अगर आपकी मकर लग्न की कुंडली है तो आपके फर्स्ट हाउस में लिखा होगा 10, यहाँ लिखा होगा 10, सेकंड हाउस में लिखा होगा 11, थर्ड हाउस में लिखा होगा 12, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8 और यहाँ 9। इस तरीके से आपके लग्न ग्राफ में ये नंबर लिखे होंगे। ये नंबर है 10 नंबर, यानी कि 10 नंबर की ये राशि मकर, ये मकर लग्न की कुंडली है और मकर के स्वामी होते हैं शनिदेव। इस कुंडली के मालिक होलसोल शनिदेव हैं। लग्नेश सदा ही योग कारक होता है, भले ही उसकी एक राशि त्रिक हाउस में चली जाए फिर भी लग्नेश को त्रिक हाउस का दोष नहीं लगता है। शनिदेव इस लग्न कुंडली में लग्नेश हैं और अति योग कारक की श्रेणी में भी आएंगे। बात करते हैं सेकंड हाउस के बारे में, जहां लिखा है 11 नंबर, यानी कि कुंभ राशि, और कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव हैं। तो शनिदेव तो पहले ही योग कारक हैं। बात करते हैं थर्ड हाउस के बारे में, तो थर्ड हाउस में लिखा हुआ है 12 नंबर, यानी कि मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव को इस लग्न कुंडली में एक तो थर्ड हाउस मिला है और एक 12th हाउस मिला है, जहां लिखा है 9 नंबर, यानी कि धनु राशि। तो धनु राशि और मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं। बृहस्पति देव को एक त्रिक का हाउस मिल गया जो कुंडली का अच्छा हाउस नहीं माना जाता है, और थर्ड हाउस बहुत मेहनत कराता है। हालांकि ये इच्छा शक्ति का भी हाउस है, लेकिन बृहस्पति देव को इस लग्न कुंडली में ज़्यादा अच्छे हाउस नहीं मिले हैं और बृहस्पति देव की शनिदेव से शत्रुता भी है। इसी कारण बृहस्पति देव इस लग्न कुंडली में अति मारक की श्रेणी में आएंगे। बात करते हैं आगे फोर्थ हाउस के बारे में, जहां लिखा है 1 नंबर, यानी कि मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी हैं मंगलदेव। मंगलदेव को यहाँ 11th हाउस भी मिला है, जहाँ लिखा है 8 नंबर, यानी कि वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि और मेष राशि के स्वामी मंगलदेव हैं। मंगलदेव लग्नेश के है तो शत्रु, लेकिन मंगलदेव को यहाँ एक केंद्र का हाउस मिल गया और 11th हाउस जो आय भाव भी है, हालांकि छोटी मोटी बीमारियों का हाउस भी है ये, लेकिन इनको केंद्र में एक हाउस अच्छा मिल गया। इसी कारण मंगलदेव इस लग्न कुंडली में सम की स्थिति में आएंगे। बात करते हैं आगे 5th हाउस के बारे में, जहाँ लिखा है 2 नंबर, यानी कि वृषभ राशि, स्वामी शुक्रदेव। शुक्रदेव को 10th हाउस में 7 नंबर जो लिखा है वो भी राशि इन्हीं की है, तुला राशि, और शुक्रदेव को बहुत ही अच्छे स्थान मिले हैं। एक तो त्रिकोण का स्थान मिल गया, एक केंद्र का स्थान मिल गया, तो इसी वजह से शुक्रदेव इस लग्न कुंडली में अति योग कारक की श्रेणी में आएंगे। शुक्रदेव की शनिदेव से मित्रता भी है, साथ में शुक्रदेव इस लग्न कुंडली में इष्ट देव भी हैं। इष्ट देव 5th हाउस में जो नंबर लिखा है उस नंबर की जो राशि है उस राशि का जो स्वामी है वो इष्ट देव होता है। 6th हाउस की बात करें तो यहाँ लिखा है 3 नंबर, और 3 नंबर की राशि है मिथुन। मिथुन के स्वामी हैं बुधदेव। बुधदेव को यहाँ 9th हाउस भी मिला है, जहाँ लिखा है 6 नंबर, यानी कि कन्या राशि। तो बुधदेव को एक हाउस तो त्रिक हाउस 6th हाउस मिल गया, लेकिन एक हाउस भाग्य का भाव मिल गया 9th हाउस जो त्रिकोण का स्थान है, और यह बहुत अच्छी बात है बुधदेव के लिए।
बुधदेव की शनिदेव से मित्रता भी है। तो लघु पाराशरी में ये नियम है, ये लिखा हुआ है कि अगर किसी ग्रह को एक हाउस त्रिक हाउस मिल जाए और एक हाउस त्रिकोण का मिल जाए तब वो ग्रह योग कारक होता है। तो बुधदेव की लग्नेश से मित्रता है, उनको एक हाउस त्रिकोण में भी मिला है, इसी कारण बुधदेव इस लग्न कुंडली में योग कारक की श्रेणी में आएंगे। बात करते हैं आगे 7th हाउस के बारे में, जहां लिखा है 4 नंबर यानी कि कर्क राशि, स्वामी चंद्रदेव। तो 7th हाउस और 2nd हाउस का विश्लेषण अष्टम और द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग किया जाता है। अगर 2nd हाउस की राशि का मालिक और 7th हाउस की राशि का मालिक लग्नेश का मित्र है तब वो योग कारक की श्रेणी में आएगा, अगर शत्रु है तब वो मारक की श्रेणी में आएगा। तो 7th हाउस में जो नंबर लिखा है वो है 4 नंबर और राशि है कर्क, स्वामी है चंद्रदेव। तो चंद्रदेव की लग्नेश शनिदेव से शत्रुता है, इसी कारण 7th हाउस की राशि का मालिक यहाँ शत्रु है और वो मारक की श्रेणी में आएगा। चंद्रदेव मारक की श्रेणी में आएंगे। बात करते हैं आगे 8th हाउस के बारे में, जहां लिखा है 5 नंबर यानी कि सूर्यदेव। तो सूर्यदेव को त्रिक हाउस मिल गया और सूर्यदेव के पास एक ही राशि होती है सूर्यदेव और चंद्रदेव के पास, इसी कारण सूर्यदेव इस लग्न कुंडली में मारक की श्रेणी में आएंगे। बात करते हैं आगे 9th हाउस के बारे में, जहां लिखा है 6 नंबर यानी कि कन्या राशि, स्वामी बुधदेव को हम योग कारक की श्रेणी में रख चुके हैं। बात करते हैं आगे 10th हाउस के बारे में, जहां लिखा है 7 नंबर यानी कि तुला राशि, स्वामी शुक्रदेव और शुक्रदेव को हम इष्ट देव और योग कारक की श्रेणी में रख चुके हैं। बात करते हैं आगे 11th हाउस के बारे में, जहां लिखा है 8 नंबर राशि वृश्चिक, स्वामी मंगलदेव और मंगलदेव को हम सम की स्थिति में रख चुके हैं। बात करते हैं 12th हाउस के बारे में, जहां लिखा है 9 नंबर यानी कि धनु राशि, स्वामी बृहस्पति देव और बृहस्पति देव को हम मारक की श्रेणी में रख चुके हैं। इसको मैं रॉ फॉर्म बोलता हूं। रॉ फॉर्म में हमने शनिदेव, शुक्रदेव और बुधदेव को योग कारक की श्रेणी में रखा। सम ग्रह में निकल के आई मंगल और मारक ग्रह में गुरु, चंद्र और सूर्य। अब ये एक कुंडली है, उदाहरण के लिए मैं इस पूरी कुंडली को आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ एज इट इज फॉर्म में, एग्जैक्ट फॉर्म में। ये इसको मैं एग्जैक्ट फॉर्म बोलता हूँ, ये एग्जैक्ट फॉर्म है। इस एग्जैक्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं एक्चुअल में योग कारक ग्रह इस लग्न कुंडली में कौन से होते हैं और मारक ग्रह कौन से होते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है तब आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, ये 3 चीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर मेरे टॉपिक से रिलेटेड आपकी कुंडली हुई तो उदाहरणार्थ मैं आपकी कुंडली को शामिल कर लूँगा, जैसे मैंने इस कुंडली को शामिल किया है। अब बात करते हैं इस कुंडली के बारे में। तो हमने शनिदेव से बात स्टार्ट करते हैं। शनिदेव को योग कारक की श्रेणी में रखा था। बात करते हैं यहाँ शनिदेव कहाँ बैठे हैं। शनिदेव बैठे हैं यहाँ 10th हाउस में, तुला राशि में। शनिदेव यहाँ तुला राशि में उच्च के होते हैं। शनिदेव योग कारक हैं, अति योग कारक हैं, साथ में उच्च के भी हैं। तो योग कारक की श्रेणी में यहाँ एक्चुअल फॉर्म में शनिदेव आए। बात करते हैं आगे शुक्रदेव के बारे में। तो यहाँ देखते हैं शुक्रदेव बैठे हैं 8th हाउस में, त्रिक हाउस में चले गए। हालांकि शुक्रदेव यहाँ इष्ट देव थे, योग कारक निकल के आए थे, लेकिन इस लग्न ग्राफ में त्रिक हाउस में जाने की वजह से शुक्रदेव इस लग्न कुंडली में अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। शुक्रदेव का जब भी इनकी कुंडली में, इनके जीवन में समय आएगा तब वो बाध्य हो गए नेगेटिव रिजल्ट देने के लिए। तो शुक्रदेव यहाँ मारक की कंडीशन में आ गए। बात करते हैं आगे बुधदेव के बारे में। तो बुधदेव यहाँ बैठे हुए हैं 9th हाउस में, खुद की राशि में, कन्या राशि में, और बुधदेव कन्या राशि में उच्च के होते हैं, स्वराशि भी हो गए। इसी वजह से बुधदेव यहाँ योग कारक और अति योग कारक की श्रेणी में आ गए। बात करते हैं आगे मंगलदेव के बारे में। तो मंगलदेव यहाँ बैठे हैं 8th हाउस में, त्रिक हाउस में जाने की वजह से हालांकि सम निकल के आए थे। इस रॉ फॉर्म में ये डिसाइड नहीं किया जा सकता था कि मंगलदेव योग कारक की श्रेणी में आएंगे या मारक की श्रेणी में आएंगे, लेकिन यहाँ कह सकते हैं हम कि मंगलदेव यहाँ मारक की श्रेणी में आ गए क्योंकि वो त्रिक हाउस में चले गए। तो मंगलदेव को हम मारक की श्रेणी में रखते हैं। बात करते हैं आगे गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव यहाँ मारक निकल के आए थे और यहाँ भी गुरुदेव वृश्चिक राशि में बैठे हैं। कोई बात नहीं, मित्र की राशि में बैठे हैं, लेकिन लग्न में मारक निकल के आए थे। यहाँ वो बृहस्पति देव उच्च के तो होते नहीं है, इसी वजह से बृहस्पति देव यहाँ मारक ही रहेंगे। बात करते हैं आगे चंद्रदेव के बारे में। तो चंद्रदेव यहाँ 4th हाउस में बैठे हैं, मेष राशि में बैठे हैं, यहाँ भी चंद्रदेव मारक ही रहेंगे। बात करते हैं आगे सूर्यदेव के बारे में। तो सूर्यदेव यहाँ मारक थे और सूर्यदेव यहाँ 10th हाउस में बैठे हैं, 7 नंबर की राशि में बैठे हैं, यानी कि तुला राशि में बैठे हैं। सूर्यदेव यहाँ तुला राशि में नीच के होते हैं, इसी कारण सूर्यदेव यहाँ मारक ही रहेंगे। बात करते हैं आगे राहु केतु के बारे में। तो राहु बैठे हैं वृषभ राशि में और राहु वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और अच्छे हाउस में बैठे हैं,
इसी कारण राहु देव यहाँ योग कारक की श्रेणी में आएंगे। बात करते हैं आगे केतु देव के बारे में। तो केतु देव यहाँ शत्रु की राशि में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में बैठे हैं, लेकिन केतु देव वृश्चिक राशि में उच्च के होते हैं। इसी कारण केतु देव यहाँ भी योग कारक रहेंगे। तो हमने ये एग्जैक्ट फॉर्म में निकाल लिया कि शनि बुध राहु केतु योग कारक, शुक्र मंगल गुरु चंद्र सूर्य मारक। अब बात करते हैं कुंडली में कोई राजयोग बन रहा है। हाँ, तो बन रहा है कोई राजयोग। एक राजयोग बन रहा है नीच भंग राजयोग। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि सूर्य देव इस कुंडली में नीच के हैं, तुला राशि में नीच के होते हैं, और इस राशि का उच्च का ग्रह यहाँ पर बैठ गया। नीच भंग राजयोग तो बन रहा है, लेकिन ये काम नहीं करेगा। इसीलिए मैंने सूर्यदेव को यहाँ मारक की श्रेणी में रखा था, क्योंकि सूर्यदेव से शनिदेव यहाँ अस्त हो रहे हैं। इनकी कुंडली में शनिदेव अस्त हैं, इसी वजह से ये नीच भंग राजयोग काम नहीं करेगा। अब बात करते हैं कोई दोष। तो हाँ, दोष भी बन रहा है, इनका मांगलिक दोष बन रहा है, और मांगलिक दोष विवाह में अड़चन पैदा करता है। मांगलिक दोष हमारा देखा जाता है 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस से। अगर इन हाउस में मंगल देव बैठे हों, साथ में मारक भी हों, तब मांगलिक दोष पूर्ण रूप से कार्य करता है। हालांकि 2nd हाउस को भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन हमारे नॉर्दर्न साइड में नहीं किया जाता है। साउदर्न साइड में 2nd हाउस को भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये वाणी का स्थान है, और मंगल देव यहाँ अगर मांगलिक दोष बनता है तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि वाणी को उग्र कर देता है। अब बात करते हैं रत्न के बारे में। तो रत्न हमेशा योगकारक ग्रहों का पहना जाता है, मारक ग्रहों का नहीं पहना जाता है। राहु केतु का रत्न मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ किसी के लिए, क्योंकि राहु केतु के साथ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अवश्य जुड़ी होती है। हालांकि उच्च के हैं, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। यहाँ रत्न ये बुध देव का पहन सकते हैं, क्योंकि भाग्य से हैं, खुद की राशि में बैठे हैं, उच्च के भी हैं, तो रत्न ये पन्ना पहन सकते हैं। और साथ में इनके अस्त हैं शनिदेव। अगर इन्होंने शनिदेव को जागृत किया, शनिदेव का उपाय कर लिया, तब ये नीचभंग राजयोग भी इनका काम करेगा, और सूर्य फिर यहाँ योग कारक भी हो जाएंगे। और शनिदेव का रत्न भी इनको पहनना है, ये नीलम और पन्ना, केवल 2 रत्न ये पहन सकते हैं। उपाय में बात करें तो पहले की तरह हमेशा आज भी बताऊंगा मैं कि लग्नेश और इष्ट देव का बीज मंत्र सदा ही जातक को बोलना चाहिए, क्योंकि इन 2 ग्रहों में ऐसी ताकत होती है कि कुंडली कितनी भी चाहे खराब हो, लेकिन इनका रेगुलर मंत्र बीज मंत्र बोलने से एक समय ऐसा आता है कि कुंडली खराब से बहुत बेहतर कंडीशन में आ जाती है। साथ में इनको बोलूँगा कि अलसी के बीज का सेवन करें। अलसी के बीज 1 चम्मच रात को सोते समय दूध से प्रत्येक दिन इनको लेना है। और दूसरे उपाय की बात करें तो 1 चम्मच सौंफ का सेवन करना है बुधवार वाले दिन, केवल 1 चम्मच सौंफ। और प्रत्येक दिन सुबह खाली पेट 2 तुलसी के पत्ते खाने हैं इनको। ब्रश करने के बाद तुलसी के पत्ते ये इनको खाने ही खाने हैं। ये 3 चीज़ में उपाय, 4-5 चीज़ों का उपाय अगर ये आप करते हैं तो आपकी कुंडली एक बेहतर कंडीशन में आ जाएगी और बहुत अच्छी कंडीशन होने लगेगी। तो लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपकी भी कोई ऐसी कुंडली है तब भी आप भेजिए। अगर मेरे टॉपिक से रिलेटेड आपकी कुंडली हुई तो मैं आपकी कुंडली को भी इसी तरह शामिल कर लूँगा। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है, इस फॉर्मेट में पसंद आती है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाइए, ताकि ज्योतिष शास्त्र से अवगत हो सकें और एक ज्योतिष शास्त्र को विज्ञान की नज़र से मैं प्रस्तुत कर सकूं आप सभी के सामने। मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ।